Namaskar and good evening to all. Welcome to our online talk show Reflections. Today we are in our 74th episode celebrating 100 years of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar ji. Today we have Shri Puran Maharaj, Tabla Maestro from the city of Banaras. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Shri Puran Maharaj. भैया नमस्ते। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपसे मिलकर फिर से। हम ठीक हैं, ठीक है। बस आप लोगों की शुभकामना है। बिल्कुल, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम लोग का प्यार आपके साथ है भैया। आप हम लोग के बड़े भैया हैं और अरे वाह, बहुत अच्छा बिल्कुल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको आपको देख करके। और इस वार्तालाप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी के सीनियर शिष्य पंडित गौरव मजुमदार। ऑन बिहाफ ऑफ पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन, आई इनवाइट श्री गौरव मजुमदार। पूरन भैया प्रणाम। नवरुण नमस्कार। भैया जय हो। नमस्कार, जय हो, प्रणाम। आपको चरण स्पर्श और आशीर्वाद आपका लेके हम आपका आशीर्वाद लेके आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे पूरन भैया। अरे वाह, हमको जरूर जरूर। बहुत बहुत खुशी है कि आज आप आए हैं इस कार्यक्रम में, जब हम पंडित रविशंकर जी का जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। पंडित रविशंकर जी के साथ और आपके घराने के साथ, आपके घर के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है पूरन भैया। बिल्कुल। आपने उनको शायद बचपन से देखा होगा, अपने दादाजी के साथ, पंडित कंठे महाराज जी के साथ, पंडित किशन महाराज जी के साथ, आपके पिताजी के साथ, और जितने सारे बनारस के दिग्गज कलाकार हुए हैं सबके साथ आपने तो मतलब उनको एकदम सामने से देखा होगा, उनका संगीत सुना होगा। आज हम बिल्कुल हम समय लेंगे और हम वो सब जो आपने क्षण आपने देखे हैं वो हमारे साथ आप साझा करें, हमको बताएं। हम बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। पूरन भैया, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? अपने घराने से शुरू करिए, अपने घराने के बारे में, बनारस घराने के बारे में, तबले के बारे में थोड़ा बता के हमको थोड़ा बताएं। आपका घराना कहाँ से शुरू होता है? जरूर। हमारे दादाजी थे पंडित कंठे महाराज जी, जो मेरे पिताजी के बड़े पिता थे, पंडित कंठे महाराज जी। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, इसमें बप्पा के साथ रविशंकर चाचा जी उपस्थित हैं, उनके पैर पर हाथ रख के बैठे हैं, उनके कार्यक्रम में सबसे आगे बैठ के उनके बगल में बैठ के सुन रहे हैं, और चेहरा बिल्कुल उनका प्रफुल्लित है, रविशंकर चाचा का। तो बप्पा के जमाने से पापा से इतने क्लोज हो गए थे, इतना अपनापन हो गया था, मित्रवत छोटे भाई की तरह पापा थे उनके। तो उसमें बब्बा भी इंक्लूड हो गए थे, आज आना जाना ज्यादा हो गया था। लेकिन पापा का और बब्बा का, दोनों का, रविशंकर चाचा से और मेरा भी, मैं तो कुछ नहीं उन लोगों के आगे, चाहे बब्बा हो कि पापा हो कि रविशंकर चाचा हो, मैं तो उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा भी बहुत प्यार हमको मिला है। जितनी देर के लिए हम मिलते थे रविशंकर चाचा जी से, उतना देर हमको बहुत प्यार देते थे। कैसे हो बेटा, कैसे हो पूरन, क्या चल रहा है, कितना देर प्रैक्टिस करते हो। तो हमको तो वो याद है, वो आते थे हमारे घर पर। हमने सुना है जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, आप बहुत छोटे थे, तो रविशंकर चाचा मेरे घर में कई एक बार ठहरे भी हैं।
पापा का बड़ा स्नेह था। पापा भी बहुत उनको इज्जत देते थे, बहुत प्यार देते थे। बब्बा भी बहुत प्यार देते थे, बब्बा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो। तो मेरे यहाँ आके ठहरे भी हैं और उनके गान बजान से हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हम लोग सभी बहुत प्रभावित। पंडित रविशंकर चाचा से हम लोग बहुत इम्प्रेस बचपन से रहे हैं। अब बब्बा का भी उनको बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है। बाबा भी मेरे बहुत पसंद करते थे उनको, वो बड़ा महत्व देते थे। आपने तो उनको रात रात भर बजाते हुए सुना होगा, बिल्कुल सुने हैं, कई बार हमने सुना है। और एक बार एक फोटो मैंने देखा है जो नवरून भाई ने हमको किताब दिया था, उनका संस्मरण, उसमें वो हमको याद आ गया। उसमें हम भी पीछे से झांक रहे हैं, छोटे से थे, 18-20 साल के। पंडित रविशंकर जी, पंडित किशन महाराज जी, दोनों लोग नाद वंदना में एन राजन जी ने करवाया था कमच्छा सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल में। रात को 11 बजे स्टेज पर गए हैं रविशंकर चाचा, और सवेरे 6 बजे तक उन्होंने जो बजाया है, जो ताल बजाए हैं, वो फोटो है उसमें। ऐसा ऐसा मतलब पब्लिक थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी, और बिल्कुल बिल्कुल बनारसी पब्लिक मस्त होके सुन रही थी चाचा जी को, पिताजी को। और ऐसा धुआंधार, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। वैसे तो उनको मैंने कई बार सुना है, जाकिर भाई के साथ सुना है, अल्लाह रखा चाचा के साथ सुना है, पापा के साथ कई बार सुने हैं। लेकिन वो जो प्रोग्राम हुआ था बनारस में, क्लासिक, ऐसा कार्यक्रम न देखने में मिलता है न सुनने को मिलता है। बनारस का पूरा कलाकार समूह उपस्थित था। रात भर वहाँ समझ लीजिए कि 7 घंटे में 2 इंटरवल, 15-15 मिनट का, और 7 घंटे का प्रोग्राम। कहाँ गए ऐसे सितारिस्ट, कहाँ गए ऐसे तबलिस्ट। 3 घंटा आलाप करते थे गौरव भाई, ये मामूली बात नहीं है। आज 1 घंटा लोग आलाप करते हैं, पब्लिक घबराने लगती है, और उनका आलाप 3 घंटा लोग सुनते थे। मामूली बात नहीं है। मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो समझ हमको कम थी, अभी भी समझ कम है, फिर भी पहले से अभी ज्यादा हो गया है। क्या वातावरण क्रिएट कर, चंदन का टीका लगा के, लाइट कलर का कुर्ता पहन के, चूड़ीदार पैजामा या अलीगढ़ी पैजामा पहन के, या धोती भी पहनते थे, पापा बताते थे। मैंने अधिकतर देखा है उनको पैजामे में। इस समय वो मंच पर आसीन होते थे, क्या माहौल बनता था। हमने कई बार उनको सुना है, और उनके बारे में हम क्या बोले। सूर्य को, उनका नाम यथा नाम तथो गुण, सूर्य को दीपक दिखाना है, उनकी तारीफ करना। हम लोगों का वो नहीं है, औकात नहीं है कि हम उनकी प्रशंसा कर सकें। ऐसे महान आर्टिस्ट की चर्चा बस खाली अपने मन को बहलाने के लिए, उनको याद करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उनकी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। उनकी तारीफ करना ये हम लोगों के बस का वो नहीं है। तो हमने उनका वो जलवा, वो रुतबा, वो इज्जत, वो गाना बजाना उनका हमने देखा है। पर्सनली भी हम जाके उनसे मिले हैं, बनारस में भी, बॉम्बे में भी, अहमदाबाद में भी। दिल्ली जाना आना कम हुआ, इसलिए दिल्ली में नहीं जाके मिल पाए, लेकिन हम उससे पर्सनली कई बार मिले हैं। उनको हमसे तो बहुत हमने इतना सुना है,
हम तो देखते थे तो हमको लगता था साक्षात हम ईश्वर के अवतार को देख रहे हैं, ऐसे थे, ऐसा था उनका संगीत। बॉम्बे में मैं गया था मिलने के लिए, पता लगा, मैं अल्लाह रखा चाचा के घर और जहाँ पर ठहरे थे रविशंकर चाचा, उनके यहाँ मैं गया था मिलने के लिए। रूपक में तिहाई करवा रहे थे, 10-12 लोग थे, उसमें तबला वादक भी थे, सितार वादक भी थे, सरोद वादक भी थे, सबको लेके बैठे थे 10-12 लोगों को, और रूपक में तिहाई करवा रहे थे। हमको बोले पूरन तुम भी करो एक आध तिहाई। हम कहे हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने तिहाई बोल सकूं, कर सकूं, बस हमको आनंद मिल रहा है चाचा जी, आपका ये दर्शन, आपका ये श्रवण करना, आपको सुनना, आपकी तिहाई सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बार मिले हैं गौरव भाई उनसे, मैं बड़ा प्रभावित रहा। कुछ कलाकारों से मैं बहुत प्रभावित था, उसमें वो सर्वोपरियों में एक थे, मतलब टॉप ऑफ द टॉप, टॉपेस्ट ऑफ द टॉप क्या होगा इंग्लिश वर्ड, वही उसमें से एक वो थे। सच में आपने जो बोला मुझे याद आ रहा है, ये महाराज जी ने भी हमको बोला है और गुरु जी भी बोलते थे, और काफी लोग जो उस समय जो उन्होंने उनको, जब वो स्टेज पे विराजमान होते थे दोनों, गुरु जी और पंडित किशन महाराज जी, हमको ये सुनने में आता था कि ऐसा लगता था कि देवलोक से आए हैं इन लोग। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। लोग बोलते थे, लोगों का बोलना है, मानना है कि कुछ लोग उनको सुनने आते थे, कुछ लोग उनको देखने आते थे, सही बात है, सही बात है। और जैसे आपने बताया धोती कुर्ता वो पहन के जब वो स्टेज में आते थे तो वो स्टेज सच में देवलोक लगता था कि ये कहीं हम लोग स्वर्ग पे पहुंच गए। क्या बात है, और क्या बात। सबसे बड़ी बात है पूरन भैया, ये थोड़ा आप हमको बताएं, क्योंकि आप इतने एक महान घराने से आपका संबंध है। अरे इतना एक बड़ा घराना है बनारस। ये महाराज जी ने हमको खुद बोला है, महाराज जी के साथ आप पता है मुझे बैठने का सौभाग्य हुआ है, उनके साथ बजाने का सौभाग्य हुआ है, तो जी हमको कई बार उन्होंने बोला कि ये 3 लोग थे जिनके साथ उनको हरदम जब भी वो बजाते थे उनको सोचना पड़ता था, उनको काफी मेहनत करना पड़ता था। वो 3 शंकर होते थे, हरिशंकर जी और वो हमारे साउथ के खंजीरा जी और पंडित रविशंकर जी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आप थोड़ा इसके बारे में हमको थोड़ा बताएं इसका। नहीं, पापा ने हमारे आगे भी यही बात कही है, हमने भी सुना है उनके मुंह से ये। अब वो अभी उनके जाने के पहले जब चर्चा होता था तो वो बोलते थे कि जो रियल में विद्वान लोगों की चर्चा हम करेंगे तो उसमें वो अग्रिम पंक्ति में रविशंकर जी का नाम लेंगे, ऐसा पापा कहते थे। और मैं बड़ा दिमाग खोल के बजाना पड़ता है, खास करके ये रविशंकर चाचा जी के साथ, हरिशंकर चाचा जी के साथ, बिरजू महाराज जी के साथ, इन लोगों के साथ बड़ा दिमाग को बिल्कुल टेंशन मुक्त करके, अब बिल्कुल हम चाहते नहीं है कि उस दिन हम किसी से बात करें या कोई वो करे, और अब हम खुल के नहीं कह पा रहे हैं। उस दिन वो मतलब बिल्कुल कुछ लेते होते नहीं थे उस दिन, वो बोलते थे कि हम
वो पैक वगैरह नहीं लेते थे। कहते थे कि नहीं हम बजाने के बाद ही लेंगे, क्योंकि ये उस पर याद आ गया हमको, पापा से बॉम्बे में रविशंकर चाचा से बहुत परिचय हुआ, फिर बहुत दोस्ती हो गई। बोलते थे कि हम और रविशंकर चाचा, अली अकबर चाचा, मतलब वो लोग साथ में बैठते थे। अब बोलते थे कि एक एक बार सब लोग मुंह मारेगा, दिन दिन्ना तातित था, जैसे मान लीजिए मार दिए। बोले अगर दूसरे दो लोगों ने पकड़ लिया तो ठीक, और नहीं पकड़े तो उनको बियर पिलानी पड़ेगी। ये पापा के मुंह से बोले कि 12, 13, 14 बियर का निपटारा होता था, और फिर हम लोग रात को बियर का बॉटल ला के, उस समय सस्ते का मिलता था। अब बोलते थे कि उसमें कई बार मेरा छूट जाता था, कई बार उन लोगों का छूटता था। हम लोग आपस में मिली जुली करके ऐसा कंपटीशन करते थे, फिर रात को हम लोग बियर छानते थे। पापा के मुंह की सुनी बात है कि आपस में हम लोग खेलते हुए संगीत में सितार, सरोद, तबला। तो मेन बात पर फिर से आ जाते हैं, कहते थे उनके साथ बजाने में हमको पूरा एकाग्र होना पड़ता। और हमने कौन सा ताल, रविशंकर चाचा जी ने ऐसा कोई ताल नहीं होगा जो नहीं बजाया हो उन्होंने। मैंने सुना है इतने आराम से बजाते थे कोई भी ताल। एक बहुत बड़े तबला वादक के साथ कार्यक्रम था, आप विश्वास नहीं करेंगे गौरव भाई, रूपक उन्होंने शुरू किया, हर एक मात्रे में 7 मात्रा, हर एक मात्रे में 7 मात्रा, 7 सते 49 मात्रे का ताल। वो इतने सीनियर, हम लोगों के बड़े, हम लोगों से बड़े, काफी बड़े, उनको कुछ देर रुक के सोचना पड़ा, देखना पड़ा, समझना पड़ा, तब वो उसको। अब फिर उन्हें ताल गिन के बताया, ती ती ना धी। उसके बाद तो फिर बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं मौजूद था, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमको 2 बार चांस मिला, कोई न कोई ऐसी विपत्ति आ गई। एक बार मेरा हाथ टूट गया कि मैं बजा नहीं पाया उनके साथ, नहीं तो आज मेरे रिकॉर्ड में रहता कि हमको भी उनसे आशीर्वाद मिला है। लेकिन खैर, उनका आशीर्वाद हमको वैसे ही बहुत बहुत मिला है। ऐसे महान लोगों का तो चर्चा करना अपने आप में बड़ा पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। और उनका, पूरन भैया, उनका सब ताल जैसे आपने बोला, कोई ऐसा ताल छूटा नहीं। आप पचम सवारी बोलिए, शिखर ताल बोलिए, हमने सुना है आपने तो सुना होगा। लेकिन उनका जो धमार जब होता था उनका, वो भी पापा के साथ, ओहो, पखावज वाला, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। नहीं, हम क्या बतावे, हमने तो पहले ही कहा कि उनकी चर्चा करना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन धमार जो ऐसा स्ट्रोक से लेके आते थे, और उसका उत्तर पापा की तरफ मुस्कुरा के देखते थे। अब पापा कत्त पर आते थे, कत्त बाएं का कत्त, और धमार का जो कत्त लगता था, अब उनका जो स्ट्रोक लगता था, वो जो फोटो है नवरून भाई के किताब में, वो वही है। कत्त लगा है, ऐसे करके उठाए हाथ दोनों लोग, वो भी ऐसे करके रविशंकर चाचा और पापा उठाए हाथ। ऐसा धमार मतलब सुनने में नहीं आता। बहुत कम लोग एक तो धमार करते हैं, और जो करते हैं भी उस लेवल का नहीं करते हैं। वो कहाँ गए वो लोग, क्योंकि जो उनका जो तबले में जो धमार था, वो पूरा पखावज अंग का था।
पखावज अंग का था। पंडित रविशंकर जी का जो धमार था वो पूरा ध्रुपद अंग का धमार था उनका। ध्रुपद अंग का था, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको तो बहुत नॉलेज है सितार का। ऐसा नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही, आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल। अब वो जो किस जमीन पर का धी हम लोग बजाते हैं धमार, तो लय फास्ट रख के बजाते हैं, खंड मिलता है, आसान पड़ता है, सत मात्रे का डबल करके। लेकिन जो रविशंकर चाचा लोग बजाते थे, क्या वाला रखा चाचा के साथ हो कि जाकिर भाई के साथ हो, ओहो, वो जो धमार उनका बजता था, क्लासिक, मतलब इस लेवल का धमार उस जमाने के समकालीन लोगों को छोड़ के आज तो जल्दी सुनने को नहीं आता है। ये उस लेवल का डेप्थ के साथ कोई धमार बजावे, ऐसा धमार सुनने में नहीं आया। फिर किसी तंत्र वाले से हमने तो नहीं सुना। हाँ, उस जमाने में रविशंकर चाचा थे, अली अकबर चाचा थे, इन लोगों से मैंने थोड़ा बहुत सुना है। आज तो धमार के नाम पर लोग तालियां बटोरते हैं, और धमार का जो रियल स्वरूप है वो ध्रुपद अंग का है। अब वो धमार बिल्कुल जो आपने कहा है ना कि वो ध्रुपद गायकी वाला धमार बजाते थे और पखावज वाला धमार बजाते थे, उसका एक अलग आनंद आता था और वो अलग माहौल बनता था उस जमाने में जब इन लोगों का धमार होता था। तो हमको एक घटना याद आ रहा है पूरन भैया, अगर आप बोले तो मैं थोड़ा साझा करूं आपको। जरूर जरूर। ये 90 के दशक का टाइम है। गुरुजी का और महाराज का प्रोग्राम था कलकत्ते में। वाह वाह, बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर में, जोरासाको में। ओहो। और दोनों ठहरे हुए थे लाला जी के घर में, बालीगंज में। जी 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 जी। और करीब उस बार ऐसा हुआ कि करीब हफ्ता 10 दिन तक दोनों कलकत्ते में ही थे, लाला जी के घर में ही थे प्रोग्राम के पहले जी। और हम लोग मैं भी गया हुआ था कार्यक्रम में, तो हम रोज सुबह गुरुजी के पास चले जाते थे और रोज सुबह 11 बजे से ये 1-1:30-2 बजे तक, खाने के समय तक 2-2:30 बजे तक दोनों रोज रियाज पे बैठते थे। वाह वाह, क्या बात। और पूरन भैया रोज सिर्फ धमार, कोई उसमें और कोई ताल मैंने सुना नहीं। क्या कैपेसिटी थी, क्या कैपेसिटी थी। और पूरन भैया हर दिन धमार का रूप अलग है, हर एक दिन धमार का रूप अलग। क्या बात है, क्या बात है। और उसमें महाराज जी ने एक दिन बोला, क्योंकि आपने जैसे बताया कि उनके शुरू के लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम में दोनों बंबई में थे, तो बंबई में साथ में रहना, रियाज करना, खाना पीना, बजाना, ये सब चलता रहता था। तो बोले बंबई में जब रहते थे तो जी धमार जैसे चल रहा है, क धी ट, तो अचानक जैसे महाराज जी ने बोला कि अब जितने भी सम आएंगे सब 5वीं मात्रे पे आएंगे। और वो बोल के खत्म किए, जैसे ही 5 बोला शुरू करके 5वीं पे सम आया, और जैसे ही महाराज जी का खत्म हुआ वैसे ही गुरु जी शुरू किए 5वीं पे सम। ऐसे करके वहां पे कलकत्ते में हमने देखा कोई मात्रा धमार का छूटा नहीं। 5, 7, 9, 11, 13, 14 और कट पे बिल्कुल। और ऐसे करके जैसे मतलब पूरा उनके अंदर पूरा मशीन फिट हो, कोई गलती का गुंजाइश नहीं। वो गणित बोलिए, फिर उसका बोल बोलिए, फिर बोल का जैसे बांट है उसका जो ये इसके बारे में, क्योंकि पूरन भाई आपको तो तालीम है, आपको बब्बा से तालीम है, आपको महाराज जी से तालीम है, इस तालीम के बारे में, इस धमार के बारे में आप थोड़ा हम सबको, जितने आज काफी लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं लोग, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप।
नहीं, इसके बारे में हम क्या बतलावें। वो मतलब कि अविगत गति कचुकात ना आवे, जेव गूंगे को रस अंतर्गत ही भावे, एक वो है। मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो आपने कहा है गौरव भाई वो 100% सत्य है कि धमार का वो रूप, वो स्वरूप खींच के और उसमें लयकारी करना, उसमें तिहाई लेना, उसमें पराल बजाना, उसमें तोड़ा बजाना, चाहे सितार हो कि तबला हो, वो अविस्मरणीय है। मतलब वो आज हम लोगों से तो बहुत दूर है। हम सच कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने उनसे सुन लिया है गौरव भाई, वो मतलब हम लोगों के लिए तो दुष्कर है। हम सच कह रहे हैं, हम लोग भी अपने को समझते हैं कि थोड़ा बहुत लय जानते हैं, लेकिन उन लोगों के आगे हम लोग नगण्य हैं। वो जो धमार में जो रूप खींचते थे धमार का, जो सम आते थे धमार का, और मजा ही अनागत अनागत आना धमार में, मामूली बात नहीं है। खेल खेल में इसको कितना सुंदर तरह से ये लोग करते रहे। वो रविशंकर चाचा जैसा महान विद्वान ही वो कर सकता था। हमारी बिटिया को मैंने बोला था विद्वान, वो विद्वान समझ ली। उसको क्या मालूम कि रियल विद्वानियत है वो जो रविशंकर चाचा जी थे, जो रियल में धमार का जो स्वरूप हम लोगों ने इन लोगों से देखा, वो अब देखने में जल्दी नहीं आता है। देखिए पूरन, जी, जितना देर भी धमार उनका हमने सुना, बहुत जगह कार्यक्रम में सुना, ये रियाज का जो था ये हफ्ता 10 दिन तो हमारा दिमाग मतलब झकझोर के रख दिया। दोनों के बजाने में, गुरुजी के बजाने में एक भी तान आपको नहीं मिलेगा, पूरा तोड़ा था। और महाराज जी के बजाने में एक भी रेला नहीं मिलेगा आपको, पूरा परन अंक। नहीं रेला, धमार में रेला बजता ही नहीं है। हाँ, आजकल लोग बजाने लगे हैं क्लैपिंग लेने के लिए। हाँ, अब कैसे लोग बनारस, हाँ बोलिए बोलिए। मैं क्लैपिंग तो ऐसे भी इनको मिलता था, इनको क्लैपिंग का कोई जरूरत नहीं था। वही 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 हम कहने जा रहे थे, सही बात है। और वो धमार का ऐसा विशाल रूप, धमार का जो वो गाढ़ा लय, और क्या बात, लयकारी बोलिए या लयदारी बोलिए, या वो मतलब आंख बंद करिए तो ऐसा ही लगता था पूरन भैया कि कोई हाथी चल रहा है अपने चाल में। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। का धी टा था, ओहो क्या जमीन है, क्या जगह है, और इसमें क्या प्रस्तुतिकरण होता था महान लोगों का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उसमें मतलब फिर वो राग को रखना कि उसमें राग भी ना बिगड़े, राग का जो स्वरूप है, राग का जो रागदारी है, सुंदरता है, इसको रख के, और धमार में ऐसा नहीं लगे कि धमार में 3 ताल बज रहा है या झपताल बज रहा है, या धमार में ऐसा ही लगता था कि धमार का ही चीज होता था। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे 1 घंटा गौरव भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा 50 मिनट 1.25 घंटा धमार बजाना स्टेज पर मामूली बात नहीं है। 3 ताल बजाने में दिमाग खराब होने लगता है, 1 घंटा 50 मिनट बजाने में। 1 घंटा 1.25 घंटा धमार बजाना ये मामूली बात नहीं है। अब वो भी परंपरागत शुद्ध शैली में, ये मामूली बात नहीं है। ये उन्हीं का कलेजा था। 90 के दशक में उन दोनों का 70 से ऊपर का उम्र था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 3 घंटा उनको मैंने घर पे सुना, ना गुरुजी बीच में उठे, ना महाराज जी, दोनों बस बैठे हैं वो तबले में और वो सितार में।
लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने 3 घंटा बैठ के बजाया। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। सो इस पे हमको एक आप बताएं बिल्कुल जी पूरन भैया, हमको थोड़ा आप बताएं, क्योंकि इसमें इन दोनों का बहुत बहुत साधना रहा है, बिना साधना का ये नहीं हो सकता है। उसके बारे में थोड़ा हम सबको आप बताएं। बिल्कुल पूरन नहीं, देखिए रविशंकर चाचा तो जब आते थे हम दौड़ के जाते थे, या तो हेमांगना में मिलने शिवपुर वाले घर पर, या उनको कार्यक्रम में मिलते थे, उनको देखते रहते थे, जाके प्रणाम, जब भेंट होती थी जाके चरण छू के हम प्रणाम करते थे। और हमारे दिल में एक जगह था, ये महाविद्वान, महान सितार वादक, महान कलाकार, हमारे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ में से एक हमारे चाचा जी पंडित रविशंकर जी हैं। लेकिन उनका जो स्टडी था वो तो मैंने देखा नहीं कि कैसे उन्होंने स्टडी किया है। दिमाग तो उनको इतना पापा लोगों के मुंह से सुने हैं कि बहुत ही ज्यादा दिमाग, बहुत बुद्धिमान, बहुत सितार में। पापा के बारे में हमने सुना है, पापा बताते थे अपने बारे में जो बताते थे। चाचा जी का तो मैं नहीं जानता कैसे किए हैं, वो भी वैसे ही सुनते हैं। अलाउद्दीन खां साहब, उनके गुरुजी अली अकबर चाचा के पिताजी, बांस लेके मारते थे रविशंकर चाचा को। तो कैसे गुरु रहे होंगे, कैसा ट्रेनिंग दिए होंगे, और उस ट्रेनिंग को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया, ये उनकी महानता है। गुरु की महानता है कि सही बात सिखलाए, सही बात बताए। पापा बतलाते थे अपने बारे में कि बड़का बाबू यानी कंठे महाराज जी उनको 4-5 बजे उठा देते थे, और सवेरे उठ के पापा के ही साथ सोते थे बेड पर, दूसरे बेड पर। पापा उठा देते थे, कहते थे बैठो, हम मुंह से बोल रहे हैं गत, गत के साथ संगत करो। हम मुंह से गत गा रहे हैं, गत के साथ संगत करो। हम धमार का एक बंदिश गा रहे हैं, उसके साथ संगत करो। हम नृत्य का टुकड़ा बोल रहे हैं, तो हमको लगता है बाबा ने भी ऐसे ही ट्रेनिंग दिया होगा रविशंकर चाचा को, जो इतने पारंगत। उनको तबले का बहुत नॉलेज था, डांस का भी नॉलेज था, तबले का भी नॉलेज था, सितार का भी नॉलेज था, और बाकी जितने तंत्र वाद्य हैं, सुशीर वाद्य है, सब में उनका दिमाग चलता था। मैंने देखा है, सुना है। और जाकिर भाई के ऊपर उनका बड़ा ही आशीर्वाद था। बड़ा जाकिर भाई इतने लय के पारंगत हैं, इसमें हमारे हिसाब से छोटी मुंह बड़ी बात, रविशंकर चाचा अला रखा चाचा का बहुत बड़ा हाथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं क्या कहूँ, उन लोगों की कैसी ट्रेनिंग हुई होगी, वैसी हमारी आपकी नहीं हुई है। महान लोगों की बातें हैं, क्या ट्रेनिंग हुई होगी, है? मार खा रहे हैं और सीख रहे हैं, और जाके कई कई साल गुरु के पास रह रहे हैं। तो ऐसे उस जमाने में ऐसे होता था। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या बोले, हम उस जमाने का बनारस भी अलग था। सही बात, हर एक मोड़ में, हर एक घर में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे। मुझे अभी भी याद है, ये 90 के दशक का ही है। हम लोग हर साल आते थे बनारस, हेमांगना में गुरुजी रहते थे, 10-10, 15-15 दिन हम लोग का तालीम होता था, वहां रहते थे। तो एक दिन शाम को
हम लोग मैं और हमारे एक वहां पे साथी थे, उन्होंने बोला चलो आज तालीम खत्म हो गया है, गुरुजी अपने कमरे में चले गए हैं आराम करने, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा कबीर चौराहा। तो हमने कहा चलिए, तो हम लोग वहां से एक गाड़ी में करके हम लोग कबीर चौराहा आए, पहले महाराज जी के पास आए। तो जी महाराज जी से मिले, थोड़ी देर बैठ के बात किए, तो महाराज जी ने बोला कि तुम एक काम करो, जो मिलने गए थे हमारे साथ उनको बोले आप आधे घंटे बाद आओ। तो ठीक है, फिर हम लोग निकले, हमने कहा कि चलिए आगे ही वो मोड़ पे ही, आपको तो पता है श्यामदा प्रसाद जी का घर है, तो हम लोग कहे कि जाके उनसे पंडित जी से मिल के आते हैं। पूरन भैया, हम शायद 10 कदम चले होंगे, वहां से तबले का आवाज आ रहा था, और वो टोन उनका तो आपको, तो उनके घर तक पहुंचते पहुंचते हमको बाहर सुनाई दे रहा है वो रियाज कर रहे हैं अंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो गए, हम लोग हमको अच्छी तरह जानते थे क्योंकि हमारे घर में इलाहाबाद में उनका आना जाना था। तो गए, देखे काला बनियान पहन के वो बजा रहे हैं, पूरा पसीना। हाँ, ओहो उस दिन, और उन्होंने बैठा लिया, उन्होंने बोला आप बैठिए, हम थोड़ा रियाज कर रहे हैं, फिर हम अभी फिर बात करते हैं। वो अभी भी वो तबला में गूंज रहा है पूरन भैया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो ऐसे लोग थे पुराने। अब तो लोगों को जल्दी लगी रहती है स्टेज पर आने की, अब तो लोगों को ये लगा रहता है कि कितना क्लैपिंग हम ले लें। ये एक समस्या हो गई है संगीत के लिए, और ऐसा ही संगीत आजकल चल रहा है, ऐसा ही संगीत लोग करना चाहते हैं कि हम कैसे जल्दी से जल्दी स्टेज पर आवें और ज्यादा से ज्यादा क्लैपिंग लें, और हम सीखे नहीं, विद्वानों का संगत नहीं करें, गुरु का डांट नहीं खाएं। गुरु का पहले लोग इतना डांट सुनते थे, मार खाते थे, पापा लोग गाली देते थे, मारते थे, तब बड़े मुश्किल से लोग बनते थे। अब बड़े आसानी से लोग स्टेज पर आ जाते हैं। पूरन भैया, एक बात और था पुराने जमाने में, जो अभी भी ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन एक आपस में बहुत एक रेस्पेक्ट था। लोग एक दूसरे को सुनने जाते थे, एक दूसरे के साथ उठना बैठना बोलना चलना, ये काफी था पूरन भैया। वही बात है, सही बात है, वही बात है। लोग अपने में ही अच्छा, आप अपने आप किसी का कार्यक्रम रखिए तो अपने परिवार का होगा तो लोग आएंगे सुनने, और दूसरे का होगा तो नहीं आएंगे जी। रविशंकर चाचा लोगों को, पापा लोगों को कितनी कैपेसिटी थी कि दूसरे का भी कार्यक्रम सुनने का, कितनी पेशेंस का वो है। हम बैठ के दूसरे का कार्यक्रम सुन रहे हैं, दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब ये सब नहीं है, इसीलिए वो संगीत का स्तर कम हो रहा है ना वैसे गुरु रहे न वैसे शिष्य रहे। ये आप बोल रहे हैं, मुझे एक और किस्सा याद आ गया पूरन भैया। ये गुरुजी हम लोग को बहुत बार उन्होंने बताया। बनारस में कार्यक्रम था, ये शायद 50 के दशक का होगा शायद। अच्छा, मैंने हमारे जन्म से बहुत पहले उनका, हम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, मैं तो नहीं पैदा हुआ था। तो बनारस में उनका कार्यक्रम था पंडित अनोखे लाल जी के साथ। वाह वाह। और गुरुजी ने खुद बोला कि उस दिन पता नहीं वो, मतलब ऐसे भी उनका तो बजाना खैर, लेकिन उस दिन कुछ अजीब, मतलब उनका तबला ऐसा उन्होंने बजाया उस दिन, करीब सुबह 4 या 5 बजे तक उन्होंने कार्यक्रम बजाया बनारस में। वाह वाह वाह। तो उसके बाद इन लोग घर चले आए, गुरुजी को ट्रेन पकड़ना था दिल्ली के लिए। तो करीब 7, सवा 7 बजे तैयार होके वो जब जा रहे थे, सोचे कि एक बार और अनोखे लाल जी के घर जाके उनको एक कुछ डेट था प्रोग्राम का, वो बताना था। तो जब घर पहुंचे, उनके घर पहुंचे, बोल रहे हैं कि वो रियाज कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है।
तो क्या शौक था रियाज का पुराने। बोलते हैं उनका अगर प्रोग्राम भी हो, वो 4 से 7 8 बजे का जो रियाज है वो कभी नहीं छोड़ते थे। घर आके नहा धो के फिर रियाज पे बैठ जाते थे, 7 8 बजे तक रियाज करके फिर। कहाँ गए वो लोग। हाँ हाँ, क्या बात है। वही सिद्धि मिलता था ना, तभी ना सिद्धि मिलती थी, तभी सिद्धि मिलती थी। क्या घटना सुनाए हैं, वाह, बहुत बढ़िया। क्या उनका देखिए, और गुरुजी उनके साथ काफी आपको जैसे जैसे पता है पूरन भैया, आप तो सब जानते हैं, आप हमसे इतने उम्र में बड़े हैं, और आपने बचपन में आपने बब्बा को देखा, आपने पंडित श्यामा प्रसाद जी को देखा, आपने सबको देखा है, अपने आंख से देखा है, सुना है आपने। जी। ये सब जो जो लोगों ने मिलके जो गाना बजाना जो किया है, आज हम लोग जो थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, अरे वाह, उसका प्रसाद है, उसी का सब फल है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज देखिए, एक हमको, मैं काफी सोचता हूँ, मुझे बड़ा आनंद होता है सोचते हुए, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आज कितना बड़ा ये अहमदाबाद में जो सप्तक है जी, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया है आज, उसका जी फेस्टिवल पूरे दुनिया में। लेकिन ये महाराज जी का और गुरु जी का शुरू किया हुआ है। नहीं, ये 1980 में उस कार्यक्रम में मैं था। जी, बताइए आप उसके बारे में बताइए। पिताजी, एक मंजू भाभी के गुरु श्रीमती मंजू मेहता जी, हमारे नंदन भैया की वाइफ, हमारी भाभी जी, उनके गुरु, और एक नंदन भैया के गुरु, नंदन भाई के गुरु किशन महाराज जी, है ना। अब वो रात को बैठे हैं 10 बजे, सवेरे 3-4 बजे तक से शुरू किए थे। अच्छा, आप थे उसमें? आप थे उसमें? मैं था नहीं, मैंने उसका रिकॉर्डिंग सुना है भैया, मैं था नहीं। अच्छा। क्लासिक प्रोग्राम, पब्लिक बिल्कुल चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस लेकर बैठी रही रात भर, सवेरे 4 बजे तक क्लासिक प्रोग्राम हुआ था बहुत। और वही सप्तक का उद्घाटन हुआ। नंदन भैया का सपना था कि कि पंडित जी के कार्यक्रम से वो शुरुआत हो। वो तो अला रखा चाचा को भी अपना पिता ही मानते थे, अला रखा चाचा पापा को बहुत मानते थे। और लेकिन नंदन भैया की इच्छा थी कि महाराज जी का तबला बजे, अब पंडित जी का सितार हो। धाकड़ प्रोग्राम हुआ, मैं था पूरन भैया उसके बारे में बताएं, क्योंकि उस कार्यक्रम में भी उन्होंने धमार बजाया था। जी नहीं, पापा के साथ हमने जितना कार्यक्रम देखा है, 3 4 5 जो भी, उसमें धमार तो करीब बजता ही था उनका, धमार बजाते ही थे। और कैसा धमार बजाते थे वो तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। क्लासिक ऐसा धमार का रूप खींचते थे, ऐसा धमार का आनंद बहुत कम मिला है हम लोगों को, जैसा उन्होंने धमार बजाया है। क्या बात। लेकिन अच्छी बात है पूरन भैया कि ये सब का रिकॉर्डिंग है, और हम सुन सकते हैं, सुन के इससे सीख सकते हैं, सुन के वो एक हम लोग को एक अनुभूति हो सकती है कि धमार कैसे होना चाहिए। सही बात है, वाह, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गौरव भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आनंद लाइव में आता है सामने से सुनने में, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता हमको। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ सुनना है तो ठीक है। लेकिन जो लाइव का आनंद है, ऐसे लोगों का लाइव जो सुना होगा, वो अपने को मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मैंने रविशंकर चाचा, इकबाल चाचा, विलायत खां साहब और उदय चाचा, पापा हैं, ऐसे लोगों को, अल्लाह रखा चाचा, इन लोगों को सामने से सुने हैं जो अब नहीं है। जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, कई उसमें से बहुत विद्वान भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं है, हम लोग भाग्यवान हैं कि ऐसे लोगों को हम लोग सुने हैं। मानते हैं कि नहीं?
जी एकदम 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 पूरन भैया, एग्री है ना? ऐसे एकदम। लोगों को लाइव सुनना बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ा वो है। और अहमदाबाद में सप्तक में हर 3-4 साल पर रविशंकर चाचा आते थे, कभी जी अलारखा चाचा के साथ, कभी जाकिर भाई के साथ, कभी पापा के साथ उनका कार्यक्रम होता रहता था। 2-3 बार हमने सप्तक में मैंने सुना है, क्योंकि मैं सप्तक में नौकरी करता था। जी नंदन भैया का छोटा भाई तो मैं था ही। जी तो ऐसा ऐसा अनुभूति हुआ है अलारखा चाचा के साथ, जाकिर भाई के साथ, उनको सुने हैं। उनके आनंद में कोई कमी नहीं था, आनंद तो वैसे ही आता था, है ना? तो ये सप्तक का बड़ा हम आभार मानेंगे। ऐसे ऐसे कलाकारों को हम लोगों को बार बार सुनने का मौका मिला नजदीक से। हम तो उनको गौर से देखते रहते थे। चंदन का टीका, हल्का लाइट कलर का बादामी कुर्ता या ऑरेंज कुर्ता, और कम बोलते थे। जब उनको बजाना होता था ना तो बहुत कम बोलते थे चाचा जी। और हम तो स्टेज पर बैठ के उनको सुनते थे जब उनको बजाना होता था। एक बार अनुष्का शंकर जी के साथ उनका डुएट था, उसमें भी मैं था। तो उनको देखता रहता था, उनको सुनता रहता था, और अपने भाग्य को मतलब इतराता था कि हम ऐसे महान लोगों को सुन रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि हमको पता था कि ऐसा कलाकार न भूतो न भविष्यति, फिर ऐसा कलाकार पैदा नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे लोगों को सुने हैं। बहुत भाग्यशाली है पूरन भैया। मुझे याद है आपके अहमदाबाद के घर में एक महाराज जी का एक फोटो था, आपने लगाया था, वो जो तेज उनके चेहरे में, वो हरदम हम उसका बहुत याद करते हैं। आपने हमको खाने पे जब बुलाया था अहमदाबाद में, अरे वो एक तो वो तेज उनके चेहरे में, वो तेज उनके बजाने में, और ऐसा ऐसा गाना बजाना इन लोगों ने किया है। सदियों तक लोग को याद करेंगे, सदियों तक याद करेंगे। अभी कोई कोई कैसेट आ जाता उनका वीडियो, उसमें आ जाता। अभी एक लंदन का वीडियो आपने भी देखा होगा, वो बजा रहे हैं, शायद अलारखा चाचा तबले पर हैं, वो बजा रहे हैं और पब्लिक पागल हो गई है। मैंने खुद देखा है, मतलब वो 2-3 बार मैंने देखा, ऐसे आंख बंद करके नाच रहे, क्या आकर्षण था। अरे हम भी आधा जीवन विदेश में बिताए हैं और बहुत बार विदेश गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, बहुत बार गए हैं, कई बार गए हैं। लेकिन ये पागल हम होते हुए पब्लिक को नहीं देखे हैं, जैसा रविशंकर चाचा ने पागल बनाया था। वो क्या कला थी, वो क्या डेप्थ था, वो क्या उनके अंदर प्रतिभा थी, जिससे पब्लिक सम्मोहित हो गई है। विदेशी जिनको अपना नॉर्थ इंडियन म्यूजिक नहीं मालूम था, इंडियन क्लासिकल संगीत नहीं जानते थे, वो भी पागल हो गए। तो क्या महान महान कला थी उनकी। हम लोग तो बस भाग्यशाली हैं, उनको देखे हैं, उनसे बात किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं, उनको सुने हैं। जी जी पूरन भैया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, हम सच में आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण आप कड़ी हैं पूरन भैया। अरे क्योंकि हम आपको बहुत श्रद्धा की नजर से देखते हैं, आपका हम बहुत इज्जत करते हैं। आप जब भी मिले हैं, आप उसी प्यार से, उसी इज्जत से मिले हैं। मैं नौरून भाई का, आपका बहुत आभारी हूँ। इतना बड़ा स्वर्णिम अवसर हमको दिया इस उम्र में। अब मेरा भी सामर्थ्य घट रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं संगीत की सेवा करने की। आपने इतना सुंदर मौका दिया ऐसे महान विभूति को याद करने का,
उनकी चर्चा करने की, उनको वो इतने आँख के आगे घूम रहे। आपने ऐसी चर्चाएं की हैं कि मेरे आँख के आगे रविशंकर चाचा बिल्कुल नाच रहे हैं। पापा की भी बहुत याद आई। इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है। नवरून भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य है। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा आप आए इस कार्यक्रम में, इतनी सारी बातें आप लोगों ने साझा की हम लोग के सामने, दर्शकों के सामने इस रिफ्लेक्शंस के इस प्रोग्राम में। हम लोग भी बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं आपको इस प्रोग्राम में लाके। आप बनारस की शान हैं, इसको समझिए। यू आर द सनशाइन ऑफ वाराणसी आज की तारीख में। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रणाम आपको पूरन भैया, मेरा प्रणाम आपको। बहुत शुभकामना, बहुत शुभकामना। नमस्कार गौरवदा, आप दोनों को बहुत शुभकामना। थैंक यू। धन्यवाद 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 बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा। To the viewers of Thank you. Pandit Ravi Shankar Music Foundation, do join us tomorrow 6:30 p.m. for our Musicorum Next Gen 10th episode. Tomorrow you will see a young musician from the city of Bangalore. Till then, bye-bye and good night.